आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मोदी के बयान के बाद वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर मौजूए बहस। सीपीआई ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए बताया खतरा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा। छठ के मौके पर आम तातील का ऐलान किया जाए। दिल्ली की वज़ीर आला को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा खत। शादरा डबल मर्डर पर आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा बिगड़ता जा रहा है दिल्ली का नज़्म नस्क। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तनाज़ा। बाइडेन और कमला हैरिस को बताया बेवकूफ़। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन को मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया है। सीपीआई के लीडर डी राजा ने कहा है कि ये पीएम मोदी का नया एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अक्सरियत एक मुल्क एक इलेक्शन के खिलाफ है, क्योंकि ये मुल्क में कसीर जमाती जमहूरी निज़ाम और इक़्तिदार के मौजूदा ढांचे को तबाह कर देगा। डी राजा ने कहा कि वो आइन के नाम पर मुल्क की एकता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। दिस इज द करंट एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर Mr. Narendra Modi, nothing else. What is this one nation, one election? There is a strong public opinion against one nation, one election, because there is a perception this one nation, one election will destroy the parliamentary democratic system, multi-party democratic system in the country. It will destroy the federal system of governance in our country. It will destroy the present power structure. After all, India is union of states, and states have their powers. Union government has its powers, and one nation, one election will lead to dictatorship, and it will destroy the foundational principles of the constitution, which is meant for पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। जन स्वराज पार्टी के सदर प्रशांत किशोर ने यकसा सिविल कोड पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि जब तक मुल्क की आबादी का 20% मुस्लिम आबादी को भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक कानून में तरमीम नहीं की जा सकती। CAA NRC को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। किसानों को एतमाद में लिए बगैर सरकार ने कानून बनाए थे तो उन्हें वापस लेना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की यही ताकत है, जब तक सरकार कानून से मुतासिर होने वाले लोगों को भरोसे में नहीं लेती, कानून नाफिज नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा CAA NRC में क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा कानून हो, जब तक उस कानून से इफेक्ट होने वाले समाज के वर्गों को पूरा विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आप उस कानून को ना लागू कर पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना लागू कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र की यही ताकत है, और लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप कानून बनाते हैं तो सारे वो उन वर्गों को, सारे उन व्यक्तियों को, सारे उन समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है।
शिवसेना की खवातीन कारकुनान ने नागपाड़ा थाने के बाहर नारेबाजी की और शिवसेना यूबीटी के लीडर और एमपी अरविंद सावंत से शिवसेना की नेता शाइना एनसी के लिए उनकी आयातित माल वाले तबसरे पर माफ़ी मांगने की मांग की। शाइना एनसी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने यहाँ पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इलेक्शन से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर आ गया है, जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लखनऊ में अखिलेश के चेहरे के साथ ही पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि झारखंड का माहौल अच्छा है और यहां जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार से बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ झारखंड असेंबली इलेक्शन पर कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा है कि इतिहास से पता चलता है कि जेएमएम और कांग्रेस की अक्सरियत की सरकार बनने वाली है। इधर अच्छा वातावरण है, चुनाव का परिस्थिति देखने के लिए आ गया। बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा सरकार बनेगी, फिर बनाएंगे। अच्छा लेवल काम करना सरकार है इधर, जेएमएम कांग्रेस सरकार लोगों के साथ पसंद है। बिल्कुल हम फिर भी जीतेंगे, पहले से बेहतर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, असम में लोगों से जो सूचना आ रही है, वहां पर यही पता चल रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। चाहे जो भी भाजपा के नेता वहां पे जाए, प्रचार करे, दुष्प्रचार करे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की काम को देखकर लोग काफी संतुष्ट हैं और इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र में एमवी हो या महागठबंधन, दोनों ही इत्तेहादों में कई बागी लीडरों ने नामजदगी कराई है। हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर ने महाराष्ट्र कांग्रेस के कारगुजार सदर नसीम खान से बात की। उनका कहना है कि एमवीए अपने अपने बागी लीडरों से बात कर रही है, जिन्होंने पर्चा भरा है। 4 तारीख तक वो अपना नाम वापस ले लेंगे। हमारे साथ नसीम खान मौजूद है। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भी है और चांदीवली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी है। नसीम भाई, किस तरह की तैयारी है और क्या उम्मीद है महाराष्ट्र में देखते आप? बहुत अच्छी तैयारी है। महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि जो पिछले 2.5 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से सरकार बनाकर मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर महाविकास आघाड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है और हम सारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ ये है कि अभी भी कुछ सीटों पे ये है कि कांग्रेस के साथ साथ अब जो तुम्हारी महाविकास आघाड़ी है, कुछ नेता आपस में ही मतभेद है और चुनाव लड़ रहे हैं। टकराव की स्थिति कुछ जगहों पर तो दिख ही रही है महाराष्ट्र में। क्यों ऐसा? महाविकास आघाड़ी में बात सही है कि जब बहुत सारे गठबंधन दल होते हैं, सीटें दलों को कम मिलते हैं, रेबेलियन खड़े होते हैं, बहुत सारे नेता चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके हमारे चाहने के बावजूद भी हम सीट नहीं दे पाते हैं, तो रेबेलियन आते हैं। लेकिन हमारे सारे जितने भी, चाहे कांग्रेस के रेबेलियन हो, शिवसेना उद्धव जी के रेबेलियन हो या राष्ट्रवादी शरद पवार जी के रेबेलियन हो, हम लोग की आज ही 4 बजे मीटिंग हुई है। एक दूसरे ने हम लोगों ने लिस्ट शेयर किया है और हम 4 तारीख तक सभी रेबेलियन को बात करके बिठाने का काम करेंगे और एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सवाल ये है कि चांदीवली में पिछली बार आप 500 से कम वोट से हार गए थे, इस बार किस तरह की तैयारी है? इस बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर चांदीवली की जनता ने देखा है कि जिस तरह से हमने 20 साल में विकास की राजनीति की, 5 साल के अंदर यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वहाँ उसने सिर्फ करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, जो विकास का काम था वो पूरी तरह से ठप हुआ है, विकास के नाम पर ज़ीरो रहा है और लोगों को तकलीफ़ और लोगों में यहाँ का इस इलाके का जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी सहूलत है, वो पूरी तरह से चरमराई है। तो लोगों में गुस्सा है, भ्रष्टाचार हुआ है। आज कुकर स्कीम की बात आप सारे अखबारों में छप रही है, कुकर घोटाला, लैंड घोटाला, शौचालय घोटाला, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो करप्शन का एक अड्डा मौजूदा विधायक ने यहाँ पर खोला है और मौजूदा विधायक जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं।
लोगों के घर तोड़वाना, बस्तियों उजाड़ना, जय भीम नगर का इशू है, भारत कोल कंपाउंड का इशू है, जगह जगह पे नागरिक सुविधा का अभाव हुआ है, पानी की सप्लाई की दिक्कत है। ऐसे बहुत सारी समस्या हैं और लोगों में गुस्सा भरा है क्योंकि 20 साल नसीम खान के काम को लोगों ने नज़दीक से देखा है। 5 साल तक यहाँ के मौजूदा विधायक की अपनी पार्टियों से की गई गद्दारी को देखा है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है और चांदीवली का विकास जिस तरह से रुका है, तो लोगों में बड़ा गुस्सा है और लोग मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। इस इलाके में मुस्लिम बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनके लिए क्या लाए है आप? क्योंकि पिछले 5 साल में तो आप नहीं थे, लेकिन कुछ तो सोचा होगा अलग से इन लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए। नहीं, सभी के लिए नया कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जो रुका हुआ काम है, जो हमारी सोच है, हम लोग सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। 5 साल में पूरी तरह से डेवलपमेंट और विकास ठप हो गया है, उसको हमें गति देने का काम करना है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करना है, उस पर हमारा फोकस होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नसीम खान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में ये अपने इलाके का विकास तो करेंगे, लेकिन जो 4 तारीख तक जो रेबल कैंडिडेट खड़े हुए उनको भी जो है मनाने की कोशिश की जाएगी और उनके फॉर्म वापस लिए जाएंगे। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं और सिर्फ इक़्तिदार की भूख की वजह से इस तरीके का गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन पर 70,000 करोड़ का इल्ज़ाम खुद वज़ीर आज़म लगाते थे, आज वो उनके साथ नायब वज़ीर आला बनकर बैठे हैं। जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं और सिर्फ सत्ता के भूख की वजह से वो इस तरीके का गठबंधन हुआ है। हमने देखा जिस पे 70,000 करोड़ का आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगाते थे, आज उनके साथ सत्ता में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। आज जो कहते थे कि हर तरीके से ये लोग एक साथ मिलकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे, उन्होंने विकास तो सिर्फ अपना किया है। आज वो महाझूठी गठबंधन में सामने जो आमने सामने हो रहे हैं, 10 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पर शिवसेना शिंदे सेना ने अपने लोगों को लगाया है, बीजेपी ने अपने लोगों को लगाया है, अजीत पवार ने अपने लोगों को लगाया है। कोई तीनों में तालमेल नहीं है और मैं फिर से कहूंगी कि ये महायुति नहीं है, महाझूठी है, जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को महा लूटा है और महाभ्रष्टाचार फैलाया है। इनको अब जनता ही जवाब देगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रह गए कि किसी तरीके का निर्णय आएगा, पर अब जो निर्णय आएगा, निर्णायक निर्णय आएगा, जनता की अदालत से आएगा और महाविकास अघाड़ी को वो विजयी बनाएंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि 2023 में वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने बजट में योम कर्नाटक मनाए जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि कन्नड़ ज़बान की 2000 साल पुरानी तारीख़ है, हमें किसी भी कीमत पर अपनी ज़बान को छोड़ना नहीं चाहिए। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। बीजेपी और दीगर पार्टियां भी इस मॉडल को अपना रही हैं और हमें फ़ख्र है कि हम इसे लागू कर पाए और इसे पूरा कर पाए। Of course, Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that, we could deliver that, and the people of Karnataka and the country is happy on our model. उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका रियासत की आवाम से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये इक़्तिदार में रहे हैं, हमेशा गैर समाजी अनासिर फले फूले हैं। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके की बिहारी कॉलोनी में हुए दोहरे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। दोहरे कत्ल के इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि 70,000 के लेन देन के सबब उनसे ये कत्ल की वारदात करवाई गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग मकतूल आकाश का दूर का रिश्तेदार है। आकाश को नाबालिग के 70,000 रुपये देने थे। नाबालिग आकाश को रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन आकाश उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। कुछ दिनों से आकाश ने नाबालिग का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, इसी वजह से वो नाराज़ था। इसी बात पर नाबालिग ने आकाश के कत्ल का प्लान बनाया और बाकायदा उसने एक शूटर हायर किया और मौका मिलते ही उसने कत्ल केस को अंजाम दे डाला। जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और क्रिश। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है क्रिश और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है, यहाँ पे वो जुवेनाइल है, तो अभी
अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते विलते भी नहीं थे आपस में। अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर की। इनकी प्लानिंग जैसा हमें पता चला है 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी बड़ा दुखद है, उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहे हैं वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मोक गन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि 300 से ज़्यादा AQI वाले 13 हॉट स्पॉट पर धूल को बड़े असबाब में से एक सबब के तौर पर पहचाना गया है। इसलिए इन इलाकों में धूल की आलूदगी कम करने के लिए 80 मोबाइल एंटी स्मोक गनें भी नस्ब की जा रही हैं। के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। मैं दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी अगर पटाखों पे सक्रिय तरीके से नियंत्रण किया जाए तो इस प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। लेकिन दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी लापरवाही की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आज से प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज से 2-2 मोबाइल एंटी स्मोक गन तैनात किए जा रहे हैं, जो 3 शिफ्ट में दिल्ली के अंदर सुबह से लेकर के रात तक सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम करेंगे। ये जो महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ जो हॉट स्पॉट्स का एरिया है वहां पर और सघनता के साथ चलाया जाएगा, जिससे धूल प्रदूषण को और नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली के लोगों से हमारी ये भी अपील है कि आपका भी हमें इसमें सहयोग चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती दिखती है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल उड़ रही है, तो आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। अगर आपके आसपास कहीं आग लग रही है और उससे धुआं निकल रहा है, तो भी आप उसका फोटो खींच करके ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर भेजें। अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। आप सबके सहयोग से दिल्ली सरकार 24 घंटे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है। हमें भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जैसे
दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफल हुए हैं। हम आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये 200 गाड़ियां जो है दिल्ली के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में डिप्लॉय की जा रही हैं, जिसमें से हर विधानसभा में 2-2 गाड़ी होगी। बाकी जितनी गाड़ियां हैं वो हॉट स्पॉट पे अपना स्टेशन करेंगे और उनके चारों तरफ फोकस करेंगे। ये अगले 3 महीने तक 3 शिफ्ट में ये जो है वो गाड़ियां चलेंगी। तो इसमें जो है 7-7 घंटे के बाद ब्रेक होगा, 7 घंटे के बाद पहला ब्रेक होगा, फिर दूसरा ब्रेक 7 घंटे के बाद होगा। तो लगभग 21 घंटे कंटिन्यूअस जो है ये गाड़ियां जो है वो चलेंगी और दिल्ली के अंदर इसका छिड़काव करेंगे। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में इस मौके के हालात ख़राब रहे। CPCB ने यहाँ का AQI 396 बताया है, जो बहुत ख़राब दर्जे में है। कौमी राजधानी में ख़राब क्वालिटी वाली हवा के असर को कम करने के लिए पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। शिमाली हिंद में दर्जे हरारत मामूल से 3 दर्जे ज़्यादा है। IMD की साइंसदान सोमा सेन रॉय ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। 3 नवंबर के बाद से दर्जे हरारत में गिरावट आएगी। कल का टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो आज भी आपका 3 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 3 नवंबर तक खास चेंज होने की संभावना नहीं है, मगर तेज हवाएं चलेगी। और जैसे आज भी आपका विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चल रही है, आज तो चलेगी, कल से विंड्स थोड़ा वीकेंड करेगी। मगर 3 तारीख के बाद से हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलते टेम्परेचर्स में खास गिरावट आएगी। खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री का फॉल होने की संभावना है 3 तारीख रात से 4 तारीख पर और 5 तारीख को। पर्टिकुलरली दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली भी इसी सिलसिले में पड़ेगी। जैसे हमने बताया, ओवरऑल 2 से 3 डिग्री का फॉल होगा। खास दिल्ली के लिए जैसे हमें पास आएंगे, बहुत स्पेसिफिकली हम बता पाएंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने वज़ीर आला आतिशी को ख़त लिखकर उनसे छठ के तीसरे दिन 7 नवंबर को मुकम्मल तातील का ऐलान करने को कहा है। आपको बता दें कि अभी तक 7 नवंबर को रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी का ऐलान किया गया है। अमेरिका के सदर के ओहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदर जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं को नज़रअंदाज किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन और हैरिस को बेवकूफ़ भी बताया। मोदी के बयान के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बार फिर मौजूए बहस। CPI ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए बताया खतरा। प्रशांत किशोर ने BJP की नीयत पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में BJP के नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा। छठ के मौके पर आम तातील का ऐलान किया जाए। दिल्ली की वज़ीर आला को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा खत। शादरा डबल मर्डर पर आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा बिगड़ता जा रहा है दिल्ली का नज़्म नस्क। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तनाज़ा। बाइडेन और कमला हैरिस को बताया बेवकूफ़। खबरनामे में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रणाम।